हेलो एवरीवन। आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, गाउस के नियम को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर गाउस के नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहला हम अनुप्रयोग लेकर आए हैं अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम कहें अनंत रेखीय यानी आवेश का वितरण रेखीय हो, किसी तार पर या किसी रेखा के अनुदिश आवेश का वितरित हो। तो यूं हम कह दें ये कोई भी एक तार है, इस तार को आवेशित किया, जैसे धनावेशित किया तो संपूर्ण आवेश इस तार के ऊपर समान रूप से फैल जाएगा। अब जैसा पहले ही हम कह रहे हैं अनंत रेखीय आवेश, तो तार की लंबाई अनंत माननी है, तो दोनों तरफ आपको इस प्रकार से बना देना है। अब पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम देखें कहाँ ज्ञात करनी है। तो हम कह देते हैं तार से किसी r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ कहेंगे कि सबसे पहले दिशा हमें पता होनी चाहिए कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। दिशा ज्ञात करने के लिए ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O के दोनों तरफ समान दूरी पर, जैसे इधर ये दूरी L है तो इधर भी L दूरी पर कोई अल्पांश लंबाई हम मान लेंगे dl, दोनों तरफ अल्पांश लंबाई मान लेते हैं dl, और इस अल्पांश का आवेश है, ये आवेश हम मान लेते हैं dq। चूंकि ये अल्पांश आवेश है अतः ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, यानी हम मानेंगे यहाँ भी कोई बिंदु धनात्मक आवेश है और यहाँ भी कोई बिंदु धनात्मक आवेश है, और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बाहर की ओर। तो यहाँ से बिल्कुल बाहर की ओर यूं आपको एक रेखा खींच देनी है। क्योंकि अल्पांश आवेश है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपको अल्पांश बना देनी है, जिसको हम कहेंगे DE। ऐसे इस दूसरे बिंदु धनावेश या दूसरे अल्पांश के कारण हम यहाँ पर कहें तो धनावेश है, तो यहाँ भी दिशा होगी बाहर की ओर, इसको भी हम यूं बना देंगे। ये भी अल्पांश के कारण है तो इसको भी हम कह देंगे DE। अब ये जो दोनों ही DE हैं, ये ना तो ऊर्ध्वाधर दिशा में है और ना ही क्षैतिज दिशा में है, तो हम इन दोनों के घटक लेंगे। घटक लेने के लिए इस कोण को मान लेंगे अल्फा। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अतः ये कोण अल्फा है तो इधर वाला भी होगा अल्फा। अब सामने जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण भी होंगे अल्फा। इस DE का अगर हम क्षैतिज दिशा में घटक लें तो आएगा DE कोस अल्फा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक लें तो आएगा DE साइन अल्फा। ऐसे ही ये जो DE इसका हम घटक लें तो इधर वाला घटक यानी क्षैतिज दिशा का घटक तो आएगा DE कोस अल्फा, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा का घटक है ये आएगा DE साइन अल्फा। अब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें, दोनों घटक परिमाण में समान और विपरीत दिशा में है अतः एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये जो क्षैतिज दिशा वाले घटक हैं ये दोनों समान दिशा में है तो आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगे। लेकिन इस बिंदु O से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हम देखें, हम ऐसे अनंत अल्पांश मान सकते हैं, और यहाँ पर कितनी भी दूरी पर आप एक कोई अल्पांश माने, उधर दूसरी तरफ इतनी ही दूरी पर कोई अल्पांश माना जा सकता है। और चूंकि दोनों अल्पांश के लिए सेम आप ऐसा ही चित्र बनाएंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा वाला घटक फिर से कैंसिल होगा, अर्थात ऊपर की तरफ जितने अल्पांश है नीचे की तरफ भी उतने ही हैं। जो प्रत्येक अल्पांश के लिए जो ऊर्ध्वाधर घटक है, इस ऊर्ध्वाधर घटक को निरस्त कर देंगे और सभी अल्पांशों के क्षैतिज घटक आपस में जुड़ेंगे। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो तार है या अनंत रेखीय आवेश है, इससे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस अनंत रेखीय आवेश के या तार के लंबवत दिशा में होगी। ये हमने इसकी दिशा की बात की। अब दिशा के बाद में हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण ज्ञात करने के लिए हम गाउस का नियम काम में लेते हैं, और गाउस के नियम में जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, गाउस के नियम को अप्लाई करने के लिए हम कोई गाउसीय सरफेस मानेंगे, गाउसीय पृष्ठ मानेंगे। और गाउसीय पृष्ठ हम इस प्रकार से मानते हैं
कि जो क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा है या तो समान दिशा में हो या एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो, तो इसलिए हम यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ मानेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर ज्ञात करने के लिए हम एक कोई गाउसीय पृष्ठ मानेंगे। अब गाउसीय पृष्ठ जैसे मैंने कहा कि या तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत हो या समान दिशा में हो। तो यहाँ पर हमने बेलनाकार पृष्ठ माना। इस बेलनाकार पृष्ठ पर देखें, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, यहाँ कोई बिंदु होता इसके लिए भी दिशा बाहर की ओर, यहाँ कोई बिंदु होता तो यहाँ पर भी दिशा बाहर की ओर, इधर बिंदु ले तो इस तरफ भी हम बाहर की ओर दर्शा सकते हैं। अब प्रत्येक जगह का मतलब है इस बेलन के हम 3 भाग मान सकते हैं। एक तो ऊपर वाला भाग जो वृत्ताकार है, एक नीचे वाला भाग ये भी वृत्ताकार है, एक बीच वाला भाग वक्रित भाग है, कर्व वाला भाग है, ये है। यहाँ पर क्षेत्रफल कोई अल्पांश क्षेत्रफल छोटा सा लें, क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर होगी, इस दिशा को या इस क्षेत्रफल को मैं ds कह देता हूँ। यहाँ कोई छोटा सा अल्पांश लिया, इस ds की दिशा यूं होगी। फिर नीचे वाले भाग में कोई अल्पांश हम लें तो इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा यूं होगी। इस ऊपर वाले भाग को मैं S1 कह देता हूँ, ये जो कर्व वाला भाग है इसको S2 और जो नीचे वाला वृत्ताकार भाग है इसको कह देते हैं S3। S1 भाग में दोनों के बीच में कोण है 90 डिग्री, S2 भाग में कोण है 0 डिग्री और S3 भाग में कोण है 90 डिग्री। और ये जो बेलन हमने माना है, क्योंकि r दूरी पर ये बिंदु था तो बेलन हमने ऐसा माना है जिसकी त्रिज्या है r और लंबाई हमने इस बेलन की मान ली है l। अब चूंकि तार के ऊपर समान रूप से आवेश वितरित है तो तार के लिए हम आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें, तो इस तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व या इकाई लंबाई पर आवेश हम मान लेते हैं लैम्ब्डा। इस प्रकार से हमने एक चित्र बना लिया है। अब यहाँ से हम हल करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले गाउस का नियम काम में लें, और जो कि गाउस के नियम में हमने पढ़ा है फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जहां फाई की परिभाषा हमने पढ़ी वहां से कहा है समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और ये भी बराबर आपको लिख देना है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई और ds अगर वेक्टर साइन हम हटाएं तो यहाँ से कह देंगे ई ds कोस थीटा इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये जो बात है, ये जो मान हम लिख रहे हैं फाई का मान, ये बंद पृष्ठ के लिए लिखते हैं, तो यहाँ मैं कह देता हूँ बंद पृष्ठ S और यहाँ भी कह देते हैं बंद पृष्ठ S। अब यहाँ पर हम कहें कि जो गाउसीय पृष्ठ माना है, इस गाउसीय पृष्ठ को हमने 3 भागों में बांट दिया, एक S1, दूसरा S2 और तीसरा S3। तो यहाँ पर ये जो गाउस का नियम, इसको भी हम 3 अलग अलग भागों के लिए लिख दें। एक बार S1 के लिए लिख दें तो ई ds कोस थीटा, एक बार हम लिख देते हैं S2 के लिए, और ऐसे ही एक बार हम लिख देते हैं S3 के लिए, तो यहाँ भी ई ds कोस थीटा और बराबर लिख देंगे सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब S1 के लिए हम कह रहे हैं कि थीटा का मान है 90 डिग्री, तो यहाँ पर अपन कह दें S1 ई ds कोस 90। S2 के लिए हम कह रहे हैं थीटा का मान है 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे S2 ई ds कोस 0। S3 के लिए भी ऐसे ही हम यहाँ कह रहे हैं थीटा का मान है 90 डिग्री, तो S3 के लिए हम कह दें ई ds कोस 90। अब सिग्मा क्यू, गाउस के नियम में हम सिग्मा क्यू हम कहते हैं पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। पृष्ठ यानी इस बेलन के अंदर पूरे आवेश की बात नहीं करनी, इस बेलन के अंदर जितना आवेश आ गया है सिर्फ हमें उसी की बात करनी है। और चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हम जानते हैं कुल आवेश बटे में लंबाई, बेलन की लंबाई L है तो आवेश Q बराबर होगा लैम्डा इंटू L, इसी को हम सिग्मा Q कह रहे हैं कुल आवेश। तो यहाँ पर कुल आवेश का मान हम समीकरण में 1 में लिख सकते हैं लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से लिखा जा सकता है।
अब जहां पर भी cos 90 आ रहा है, cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसी को मैं यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए लिख देता हूं। यहाँ पर S1 की जो भी वैल्यू है ये तो हो जाएगी 0। अगले में ई तो बाहर ले लेंगे समाकलन से और यहाँ पर हम लिख देंगे ds और यहाँ लिख दिया जाएगा S2। इससे आगे वाले में भी cos 90 है तो वैल्यू हो जाएगी 0 बराबर लिख देंगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ds हम कह रहे हैं S2 के लिए, S2 यानी बेलन का जो कर्व है, ये जो वक्रीय भाग है, इस वक्रीय भाग का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रीय भाग होता है 2 पाई आर एच, एच की जगह पर लंबाई L है तो लिख देंगे 2 पाई आर L बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या यहाँ पर L से तो L हम कैंसिल कर दें तो E लिख दिया जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, आर को आगे लिखे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इस प्रकार से हम E का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी को आगे हम और लिखना चाहें, के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहीं से हम कह देंगे E बराबर 2 से अगर हम अंश और हर में गुणा करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो 2 की जगह पर 4 लिख दिया है, ऊपर लिख देंगे गुणा में 2 लैम्डा अपॉन आर। इस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं के, तो यहां से कह देंगे E बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। अगर यहाँ पर E की निर्भरता की बात करें तो E एक तो निर्भर कर रहा है लैम्डा पर और दूसरा ये व्युत्क्रमानुपाती है R के, अर्थात लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा E का मान बढ़ेगा और जैसे जैसे R बढ़ेगा E का मान घटेगा। अगर दोनों के मध्य हम ग्राफ बनाना चाहें तो E और लैम्डा के मध्य चूंकि समानुपाती है तो ग्राफ आएगा सीधी रेखा, और E और R के बीच हम ग्राफ बनाना चाहें चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ आएगा परवलयाकार। इस प्रकार से आपको ग्राफ बना के लिख देना है। अगर इसके सदिश रूप की हम बात करें तो E की दिशा, जो R की दिशा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर जो R की दिशा है इसकी दिशा में E है तो इसको सदिश रूप में हम लिख देंगे E सदिश बराबर 2k लैम्डा अपॉन R, R कैप। या कैप को हम कहीं पर भी आप R कैप पढ़ते हैं तो इसको हम कह सकते हैं सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, तो यहां से इसको यूं भी कहा जा सकता है 2k लैम्डा R सदिश अपॉन R स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये हमने पढ़ा है अनंत रेखीय आवेश या अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कहा है जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर